लर्निंग का इफेक्ट क्या? लर्निंग कर्व इफेक्ट। अब जरा खामोशी प्लीज। अच्छा, लर्निंग कर्व इफेक्ट के अंदर अगर मैं सपोज लेबर है, फर्स्ट टाइम वो प्रोडक्शन करते हैं या यूनिट बनाते हैं, तो उनको जो टाइम लगता है सपोज दैट 5 घंटे लग जाते। लेबर पहली दफा जब यूनिट बनाते हैं तो उनको 5 घंटे लगते हैं। वही लेबर वही यूनिट जब सेकंड टाइम बनाएंगे तो टाइम पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? पहले से टाइम कम लगेगा या ज्यादा? कम लगेगा। टाइम आपका अज्यूम करते हैं कि 4.6 आवर्स लग गए, अज्यूम किया है। सेम लेबर सेम यूनिट, थर्ड टाइम जब वो बनाने लगेगा तो हो सकता है टाइम थोड़ा और कम लगे। फोर्थ टाइम पे जब वो बनाने लगेंगे हो सकता है टाइम और कम लगे। मतलब जब एक ही यूनिट पहली दफा बनाया जाएगा उस वक्त एक्सपीरियंस नहीं होगा, तब टाइम ज्यादा लगता है। जैसे जैसे लर्निंग होती जाएगी वैसे वैसे उसका टाइम कम होता जाएगा। क्या ये कम होता होता कभी जीरो हो जाएगा? मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो कैसे चुटकी बजाएगा और फिर काम होना शुरू हो जाएगा, इतना एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा। नहीं, ये कम टाइम लर्निंग इफेक्ट आएगा जरूर, लेकिन एक खास टाइम के बाद रुक जाएगा। तो जब हमें टाइम बताया जाता है, जैसे अगर हमें वो कह देता है कि सपोज दैट पहले 15 यूनिट बनाए हैं टोटल, पहले यूनिट में 5 घंटे लगते हैं, फिर वो कहता है जी 80% लर्निंग इफेक्ट आता है, 90% लर्निंग इफेक्ट आता है, बट ये लर्निंग इफेक्ट रहता है अप टू 6 यूनिट तक, अप टू 6 यूनिट तक। उसके बाद लर्निंग इफेक्ट रुक जाता है, फिर कांस्टेंट टाइम लगता है। उसके बाद कांस्टेंट टाइम लगता है। अब हमने देखना है कि 15 यूनिट्स तो हमने टोटल बनाए, पहले यूनिट में 5 घंटे लग गए, दूसरे यूनिट में चलो 4.6 आवर्स लग गए, तीसरे यूनिट पे 4.2, चौथे पे 4, पांचवे पे, छठे पे 6 तक तो ये टाइम रिड्यूस हो रहा है, लेकिन उसके बाद टाइम रिड्यूस होना बंद हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 6 यूनिट्स के आवर्स अलग से फाइंड करेंगे। क्यों भला? क्योंकि इसको डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसके हर यूनिट का टाइम डिफरेंट है। जो बाकी 9 यूनिट्स हैं उनका टाइम हम अलग फाइंड करेंगे, क्योंकि वो टाइम फिक्स है। तो एक यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, क्योंकि बाकी सारे 9 यूनिट्स का टाइम फिक्स है। तो इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे 15 यूनिट्स के, नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे 15 यूनिट्स के, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से, तो हमारे पास लेबर कॉस्ट आ जाए करेगी। ये वैसे तो हमने बड़ी डिटेल में पढ़ना है लेबर के चैप्टर में, लेकिन टारगेट कॉस्टिंग के अंदर भी इसका इफेक्ट आता है, बाकी चीजों में भी आ सकता है लर्निंग इफेक्ट का। क्योंकि जहां लेबर कॉस्ट चाहिए, अगर उसके अंदर वो लर्निंग इफेक्ट दे दे तो वो क्वेश्चन इस तरह से हमें पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन अज्यूम करते हैं,
कहते हैं अ कंपनी wants to make 100,000 units in batches. 10,000 per batch. Labor hours required 200 hours for first batch, and improve learning 90%. Learning effect factor is minus 0.152. ये वैसे 90% का यही होता है, पर वो बताया पेपर में हम फाइंड कर लेंगे। अभी जो आपको सवाल आएंगे उसमें हमेशा लर्निंग का जो फैक्टर होगा वो बताया होगा, पेपर में भी बताया होता है, अगर ना भी बताया तो हम फाइंड भी कर लेते हैं। ये जो माइनस 0.152 लिखा है, ये पेपर में अगर ना भी बताया हो तो ये फाइंड हो सकता है। इसका फार्मूला लिखना तो लिख लें, log 0.90 डिवाइडेड बाय log 2, ये इसका फार्मूला होता है, log 0.92 डिवाइडेड बाय log 2। हाँ जी 90%। ये बाद में हमने इसको डिटेल में पढ़ना है, अभी ये आपको ये अमाउंट बताई होती है और यही हमें चाहिए होती है, ठीक है। आगे वो लिखता है दिस लर्निंग continue up to 6th batch. Find total number of labor hours required. Find total number of labor hours required. कंपनी ने 1 लाख यूनिट बनाना है जी, हर बैच में कितने यूनिट बनेंगे? 10,000। तो बताएं नंबर ऑफ बैच कितने होंगे? 10। जिस हिसाब से आपको आज बताए होंगे हमने भी वैसे ही फाइंड करना। पहले बैच के ऊपर, फर्स्ट बैच के ऊपर कितने घंटे चाहिए? 200 घंटा चाहिए। लर्निंग इफेक्ट कितना है जी? माइनस 0.152। कहता है जनाब 6 बैच तक लर्निंग रहेगी, उसके बाद टाइम फिक्स हो जाए। इसका मतलब है 6 बैचेस का जो टाइम होगा वो अलग होगा। वो क्या, पहले 200, फिर 90% कम, फिर 90% कम, फिर 90% कम, ऐसे कम करते गए। तो सपोज दैट कभी जिंदगी में ऐसा है कि जी 20 बैचेस तक लर्निंग इफेक्ट रहता है, वो तो काफी अजीब सा काम हो जाएगा अगर हम 90% कम करते जाएंगे। तो क्या इसके लिए कोई फार्मूला होना चाहिए? तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला यह है कि जब तक लर्निंग रहेगी तब तक फार्मूला लगेगा। जब लर्निंग रुक जाएगी फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी, फिर तो सिंपल उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा टोटल से। क्वेश्चन लिख लिया सबने? yes. अब जरा ध्यान से बातें सीखनी है। नंबर ऑफ आवर्स फॉर फर्स्ट 6 बैचेस। पहले 6 बैचेस के टोटल नंबर ऑफ आवर्स फाइंड करने जा रहे हैं।
पहले 6, ये फार्मूला तो कहां से निकला होगा, इस तरह का फार्मूला कि हर साल आपकी जो लर्निंग है वो नंबर ऑफ आवर्स कम होते जा रहे हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये उसी तरह का फार्मूला है लेकिन थोड़ा सा चेंज हो, जैसे उसमें आप लोग करते थे ना ए आर की पावर कुछ n-1, ऐसा कुछ करते थे ना, बिल्कुल वैसे ही करना है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। उसी तरह का यानी बेस वही है, ए तो वही है। पहले बैच पे कितने घंटे चाहिए, 200 घंटा चाहिए, पहले बैच पे 200 घंटा चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय 6 की पावर लर्निंग इफेक्ट, मल्टीप्लाइड बाय 6 की पावर, ये जो 6 है ये 6 बैचेस के टोटल नंबर ऑफ आवर्स है, 6 बैचेस के टोटल नंबर ऑफ आवर्स है, मल्टीप्लाइड बाय 6, कितना आंसर आ गया, 913.9। दोबारा देखें तरीकाकार, 200 फर्स्ट यूनिट या फर्स्ट बैच की आवर्स, फिर आपने देखना है कि जहां तक आपका लर्निंग इफेक्ट रहता है कि पावर लर्निंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय वही बैच। ये अभी डिटेल में हम नहीं डिस्कस कर रहे, डिटेल में हम लेबर आवर्स जाकर लेबर कॉस्टिंग में जाकर डिस्कस करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ आवर्स फॉर फर्स्ट 5 बैचेस, कोई बता सकता है पहले 5 बैचेस के नंबर ऑफ आवर्स क्या होंगे, 200 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर -0.152 मल्टीप्लाइड बाय 5, कितना 782.9। नंबर ऑफ आवर्स फॉर 6th बैच, इनको आपस में माइनस करो, कितना, इनको आप अगर माइनस करना है 130। अच्छा आप जरा कॉमन सेंस वाली बातें सुनते हैं, मैंने इसलिए अभी आपको कुछ नहीं बताया, मैंने कहा एक दफा सवाल हल करके तो फिर आपसे डिस्कस करते हैं, नोट भी हो जाएगा आपका। मैंने 6 बैचेस के टोटल आवर्स फाइंड कर लिए, फिर 5 बैचेस के टोटल आवर्स फाइंड कर, फिर उनको माइनस कर दिया, तो मैंने कहा जनाब 6 बैचेस के आवर्स में से 5 बैचेस के आवर्स मैंने माइनस कर दिए, जो बाकी बचेंगे वो कौन से आवर्स होंगे, छठे बैच के आवर्स। और वो जो कम होते होते छठे बैच पे जो टाइम लगा ना वो 131 घंटे लगे। देखिए पहले बैच में कितना लगा टाइम, 200, फिर लोग लर्निंग इफेक्ट हुई रिजवान भाई वाली, फिर टाइम थोड़ा कम लगा, थोड़ी और लर्निंग हुई, फिर जैसे जैसे 6 बैचेस तक वो इफेक्ट रहा, उसके बाद पीएसएल ही खत्म हो गया। हाँ जी, छठे बैच में 131 आवर्स लगे। ये जो 913.9 है ये 6 बैचेस के टोटल आवर्स हैं या छठे बैच के, ये 6 बैचेस के टोटल आवर्स हैं। 782.9 5 बैचेस के टोटल आवर्स हैं, तो टोटल 6 बैचेस के आवर्स में से 5 बैचेस के आवर्स निकाल दिए टोटल, तो बाकी जो बच गए वो कौन से होंगे, छठे बैच के आवर्स, सिर्फ 6th बैच के आवर्स। ये जो छठे बैच पे 131 घंटे लगे हैं, आगे हर बैच पे 131 घंटे लगेंगे क्योंकि अब लर्निंग खत्म हो गई है। अब उसके बाद ये नंबर ऑफ आवर्स फिक्स हो गए। तो अब अगर आपसे कोई पूछे हमारे टोटल कितने बैच लग रहे हैं, 10, 1 लाख यूनिट बनाना है और हर बैच में कितने यूनिट बन रहे हैं, 1000, तो टोटल कितने नंबर ऑफ बैचेस लगेंगे, 10। तो अब टोटल आवर्स फाइंड करें जरा, आवर्स ऑफ फर्स्ट 6 बैचेस 913.9, hours of remaining 4 batches 131 multiplied by
4 कितना 5 टू माइनस करेंगे प्लस कर दो फिर। तो ये आपके पास 1437.9 ये नंबर ऑफ आवर्स लगेंगे कितने बैचेस के ऊपर 10 बैचेस के ऊपर या 1000 यूनिट्स के ऊपर। आपको लेबर आर पर आर लेबर रेट गिवन होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो लेबर कॉस्ट आ जाएगी। दोबारा इस क्वेश्चन को देखें, ये टारगेट कॉस्टिंग के अंदर भी अक्सर ये पॉइंट आ जाता है लर्निंग इफेक्ट वाला। जब तक लर्निंग रहेगी तब तक एक फैक्टर लगा देंगे जी, बिल्कुल एक बैच कम करके या एक यूनिट कम करके फाइंड कर लेंगे, उसका डिफरेंस ले लेंगे तो हमारे पास 6 बैच की अमाउंट आ जाएगी। ये वो लास्ट नंबर ऑफ आवर्स हैं कि जिसमें लर्निंग इफेक्ट आ रहा था। अब इसके बाद लर्निंग इफेक्ट आना बंद हो गया। चलें जी, फिर एक सवाल मुझे करके दें पहले, फिर आगे चलते हैं। टोटल यूनिट्स रिक्वायर्ड पांच लाख, नंबर ऑफ यूनिट्स पर बैच 20, time required for first batch 80 hours, learning effect is minus 0.184। ये मैं अज्यूम करके लेकर आऊं, पेपर में वो परसेंटेज के साथ ये बताया होता है। फाइंड टोटल hours required if learning effect is up to 12th बैच। अगर लर्निंग इफेक्ट 12 बैचेस तक रहेगा उसके बाद कांस्टेंट होगा तो बताएं टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने लगेंगे, सबने फाइंड करना है।
बी पॉजिटिव ब्लड चाहिए, बी पॉजिटिव। आप ये ना अभी चले जाओ, ये आपको लेक्चर मिल जाएगा, दोनों चले जाओ। आपके फ्रांस आपके पास तो आपको पेपर रूम में 7 में क्लास होती है। चलिए अब जरा खामोश हो जाए। कितने आज आ रहे हैं? 1040। चले देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बैचेस हैं कितने। अच्छा जी, आप ना सकोगे, ये तकरीबन 7-8 क्वेश्चन है इसके अभी तक जो पास पेपर में आए हुए हैं, उनमें तकरीबन आधे से भी ज्यादा क्वेश्चंस के अंदर ये लर्निंग इफेक्ट नजर आएगा। तो इसलिए ये सीख लें प्रॉपर। देखिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ बैचेस कितने बने? 25,000। 5 लाख यूनिट है। ये 20,000 करने थे, गलती से 20 लिखे। चलो आप उस हिसाब से कर लेना। 20,000 पे कितना आ गया? 25 25। तो टोटल 25 बैचेस के हिसाब से करना है हमने। आप भी 20 की बजाय 20,000 कर ले। अच्छा, अब इसमें फर्स्ट 12 बैचेस के कैसे करना है? सबसे पहले फर्स्ट बैच के यूनिट्स कितने? 80 मल्टीप्लाइड बाय 12 की पावर माइनस 0.184 मल्टीप्लाइड बाय, फिर फर्स्ट 11 बैचेस के नंबर ऑफ आवर्स 80 मल्टीप्लाइड बाय 11 की पावर माइनस 0.184 मल्टीप्लाइड बाय 11। पहले का कितना है? तो चलो एक ही कुछ, और दूसरे के 566। चले आप जरा खामोश। ये 42 जो आवर्स हैं, ये मैंने पूछना है, ये इसका मतलब क्या है? हाँ जी रुखसार, ये जो 42 आवर्स आए हैं, इसका मतलब क्या है? 42 का ये 12वें बैच के नंबर ऑफ आवर्स हैं। पहले बैच पे 80 घंटे लगे थे, लोग ट्रेन और एक्सपर्ट होते गए, टाइम कम होता गया, टाइम कम होते होते 42 आवर्स लग गए। अब इसके बाद हर बैच के ऊपर कितना टाइम लगेगा?
42 आवर्स लगे। इसका मतलब है 12 बैचेस तक तो 608 लगे थे टोटल। टोटल 608 है और 12वें एक बैच के 42 है। तो अब हम क्या लिखेंगे इसका टोटल आवर्स फाइंड करने के लिए? क्या कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ आवर्स ऑफ फर्स्ट 12 बैचेस 608, number of hours of remaining 13 hours multiplied by 11। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि अगर आप सबको समझ लग गई है तो ओके, नहीं समझ लगी तो बताएं, एक और सवाल कर लेते हैं। सबको समझ लग गई? कॉन्सेप्ट भी आ गया। अच्छा, इसका बाकी एक टेबुलर फॉर्म भी होती है, जैसे वो परसेंटेज निकाल के करना, वो भी हम करेंगे, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर यहां इस तरह से कर लेंगे आप। ठीक है, आगे चलें जी। वो फार्मूला हम पढ़ेंगे आगे, लेबर कॉस्टिंग टेबल भी, फार्मूला भी, वो सारा कुछ यहां पर ये फैक्टर आपको गिवन होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखें जरा। अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, वरना यहां से देख लें। पेपर में ये क्वेश्चन 2017 में 10 नंबर का आया। पेज नंबर है 247। अब जरा खामोशी क्वेश्चन सीखें। अब आपके जो अगले जितने भी चैप्टर्स हैं वो आसान है, मुश्किल नहीं है। कंप्यूट द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस that would enable SPL to earn incremental profit 30% of contract price। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होती है सेल प्राइस, बिड प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, सेल प्राइस। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप बस बातें हो इधर ही बातें करी जा रहे हो, समझोगे कैसे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, सेल प्राइस, बिड प्राइस। ये क्वेश्चन आता कैसे है? हमें एक प्रोजेक्ट मिलता है, हम उस प्रोजेक्ट के ऊपर चाहते हैं कि इतने % प्रॉफिट मिल जाए हमें। वो प्रॉफिट हासिल करने के लिए वो हमें क्या कहे कि बताओ कितनी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफर करोगे, या कितना आप अपनी टारगेट कॉस्ट रखेंगे कि इतने % प्रॉफिट आपको मिल जाए। तो प्रॉफिट वो कितना कमाना चाहता है? 30%। The index 90% learning curve is minus 0.152 और learning effect is estimated 90% but remain effective first 8 batches। और यहां पर वो लिखता है स्मार्ट प्रोसेसिंग लिमिटेड, क्वेश्चन शुरू करने लगे हैं। ए साइन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 10,000 ऑटो पार्ट्स for a large automobile assembler. The parts would be produced in batches 5 units each। तो नंबर ऑफ बैचेस फाइंड कर लें। 10,000 को 500 पे डिवाइड कर लें, 20 बैचेस बन गए। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट बैच, ये पहले बैच की एस्टिमेटेड कॉस्ट बता रहा है। डायरेक्ट मटेरियल 1,35,000 का लगेगा। ये एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी या जो बताया हुआ या टारगेटेड कॉस्ट होगी? एस्टिमेटेड। याद रखें, टारगेटेड कॉस्ट हमेशा किस तरह से फाइंड होगी? सेल माइनस टारगेटेड प्रॉफिट, सेल माइनस, और कोई हल नहीं है उसका। जो कॉस्ट गिवन होगी वो हमेशा एस्टिमेटेड होगी। उसके बाद वो कहता है डायरेक्ट लेबर 2,25,000, 15,000 घंटे लगते हैं। तो आप में से कोई बता सकता है कि 1 घंटे का रेट क्या होगा? 2,25,000 फर्स्ट बैच पे लगते हैं और 1,500 घंटे फर्स्ट बैच में लगते हैं। 1, ये तो एक बैच के नंबर ऑफ आवर्स हैं। क्या ये वाला पॉइंट
और ये वाला पॉइंट से आप बता सकते हो कि टोटल 20 बैचेस पे कितने नंबर ऑफ आवर्स लगेंगे। पहले बैच के कितने घंटे हैं बोला 1500। लर्निंग इफेक्ट क्या है 90%। और ये लर्निंग इफेक्ट रहना कब तक है 8 बैचेस तक। तो जल्दी से नंबर ऑफ आवर्स फाइंड करके दे दो कि कितने नंबर ऑफ आवर्स लगेंगे टोटल 10,000 यूनिट्स बनाने पे। सब लोगों ने फाइंड करना है। बताएगा सिर्फ वो जिससे मैं पूछूंगा फाइंड, आप सब लोग कर लो। जो सो रहे हैं ना उनसे पूछ रहे हैं। हो गया सर। अली हो गया? आपको समय नहीं लगी थी? जल्दी करो फाइंड करो। ताहा कर लिया? करो ना जल्दी करो। अली रजा कितने 1998086 19986 19986 यही है। इकरा आपका कितना है 2006। आप अपनी जगह पे बैठा करो फिर सवाल आपका ठीक होता। पेपर में भी यही चेयर साथ ले जाना। इरशाद कितना आ रहा है आपका 19987 19987। तैयब क्या 19986 या 1998? जरताज 121 आपका कुछ और आ रहा है। अदल 1999 ये सब अलग अलग क्यों आ रहे हैं? हाँ 1998 पॉइंट। चलो देखते हैं। टोटल आवर्स ऑफ 8 बैचेस 1500 घंटे लगते हैं फर्स्ट बैच पे। ऐसा ही है मल्टीप्लाइड बाय 8 की पावर माइनस 0.152 मल्टीप्लाइड बाय 8। ऐसा ही है। अच्छा आई कैप ना 8 को पहले लिखता है। ये वाला 8 पहले लिखता है। तो आप आई कैप कितना करना चाहते हो तो 8 को पहले लिख लिया करो। कितना 8748 फिर नंबर ऑफ आवर्स ऑफ 1500 मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर माइनस 0.152 मल्टीप्लाइड बाय 7 7811। अच्छा पेपर में पॉइंट के बाद लिखना कोई हर्ज नहीं है, लिख सकते हो 930। ये जो 937 है ये नंबर ऑफ आवर्स ऑफ 8th बैच है, 8वें बैच के। अब टोटल आवर्स फर्स्ट बैच फर्स्ट 8 बैच 87848 नंबर ऑफ आवर्स ऑफ रिमेनिंग कितने हैं 12 मल्टीप्लाइड बाय 937
11 211 1999। अगर किसी ने पॉइंट में किया है तो उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ रहा है तो उससे परेशानी की बात नहीं है, बट प्रोसीजर यही होना चाहिए। आप बताएं, अगर किसी को स्टिल बात नहीं समझ लगी तो पूछ ले, फिर आगे चलते हैं। ओके होगी बात? अच्छा, एक बात और यहां पर लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट का जिक्र होगा। फिक्स्ड कॉस्ट दो टाइप की होती है, एक होती है एग्जिस्टिंग, एक होती है इंक्रीमेंटल। एग्जिस्टिंग और इंक्रीमेंटल। डिसीजन मेकिंग के अंदर इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट तो लेते हैं, एग्जिस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट को इग्नोर कर देते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये एग्जिस्टिंग है या इंक्रीमेंटल है? अगर लफ्ज एग्जिस्टिंग लिखा हो फिर तो पता चल जाएगा ना। लफ्ज एलोकेटेड लिखा हो, लफ्ज अप्लाइड लिखा हो, अब्सॉर्ब्ड लिखा हो, ये सारी की सारी कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट समझी जाती है? एग्जिस्टिंग। इंक्रीमेंटल हो या लफ्ज साइलेंट हो। अब ये लफ्ज साइलेंट लिखा नहीं होगा, इसका मतलब है कि एग्जिस्टिंग या ये कुछ भी ना लिखा हो, वो कहेगा ये फिक्स्ड कॉस्ट आएगी तो हम समझेंगे कि ये उसी प्रोजेक्ट की फिक्स्ड कॉस्ट है, तो उसी प्रोजेक्ट की फिक्स्ड कॉस्ट लेंगे। इंक्रीमेंटल और एग्जिस्टिंग एलोकेटेड। हाँ, आई कैप ने टारगेट कॉस्टिंग के एक या दो सवालों के अंदर एग्जिस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट लिखा होने के बावजूद भी फिक्स्ड कॉस्ट ली हुई है, फिक्स्ड कॉस्ट ऐड की हुई है। ऐसा उसने क्यों किया अल्लाह जानता है, उसने ऐसा किया हुआ सिर्फ एक या दो सवालों के अंदर, लेकिन बाकी तमाम क्वेश्चंस के अंदर फिर उसने ये अजम्पशन ले ली उस एग्जामिनर ने कि शायद ये भी इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट है। अदरवाइज इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट लेते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर, एग्जिस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट नहीं लेते। ठीक होगी बात? अब इस क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। आपके पास मटेरियल कॉस्ट आ गई एक बैच की, और उसको हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एक बैच की है 2,25,000, इसको मैं अगर 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या 20 बैचेस की लेबर कॉस्ट आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि इसमें हर बैच के नंबर ऑफ आवर्स चेंज है। तो इसके लिए पहले हम नंबर ऑफ आवर्स फाइंड करेंगे, जो कि फाइंड कर चुके हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 150 से, तो हमारे पास 20 बैचेस की कॉस्ट आ जाएगी। वेरिएबल ओवरहेड 120 पर डायरेक्ट लेबर आवर्स, 120 रेट है, तो नंबर ऑफ आवर्स तो सेम होते हैं दोनों केसेस में, तो नंबर ऑफ आवर्स ले लेंगे पुराने और उसको मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे? 120 से। सेटअप कॉस्ट पर बैच 40,000, ये देखिए आ गई फिक्स्ड कॉस्ट। डेप्रिसिएशन ऑफ द इक्विपमेंट परचेज फॉर द प्रोजेक्ट, ये डेप्रिसिएशन लेंगे या नहीं? ये लेंगे, ये प्रोजेक्ट की फिक्स्ड कॉस्ट है। एलोकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ओवरहेड 16 पर आवर, इसको हम इग्नोर कर देंगे। एलोकेटेड, एग्जिस्टिंग, उसने एलोकेटेड भी लिख दिया, उसने एग्जिस्टिंग भी लिख दिया। कहता है कॉस्ट ऑफ फर्स्ट बैच 649,000, ये तो एक बैच की कॉस्ट कह रहा है ना। कहता है द सेटअप कॉस्ट पर बैच वुड बी रिड्यूस्ड बाय 5% ईच सब्सीक्वेंट बैच। कहता है सेटअप कॉस्ट पहले बैच की 40,000, अगले बैच की 5% कम हो जाएगी, उससे अगले बैच की 5% और कम हो जाएगी। कहता है कम होते होते कब तक कम होती रहेगी? 5 बैचेस तक, 5 बैचेस तक कम होगी, उसके बाद फिक्स हो जाएगी। अच्छा, इसके ऊपर लर्निंग इफेक्ट गिवन ही नहीं होता इसका, इसके ऊपर वो रूल अप्लाई नहीं करे, इसमें सिंपल करेंगे 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.9, 95%, फिर 95%,
4 बैचेस के बाद वो फिक्स हो जाएगी, फिर उसको 16 से मल्टीप्लाई। तो हम पहले कॉस्ट फाइंड करेंगे। अगर आपके पास कॉस्ट आ गई, आपके पास 30% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सीपीएस गिवन है, तो क्या वहां से सेल प्राइस आ जाएगी? हमने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बतानी है ना, उसके ऊपर सीपीएस अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और उसने पूछा भी सवाल के अंदर हमसे सेल प्राइस या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप फॉर्मेट में लेकर जाना चाहते हो तो लिख लो। बिजनेस का नाम लिखेंगे एसपीएल, कंप्यूटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट, मटेरियल 135,000 मल्टीप्लाइड बाय 20, लेबर कॉस्ट। बता सकते हो नंबर ऑफ आवर्स कितने थे? 1999, 2 वर्किंग नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय 150। ये पता चल गया या मैं एक्सप्लेन करूं? ये 1992 आवर्स, ये टोटल 20 बैचेस के नंबर ऑफ आवर्स हैं, और एक आवर्स का रेट कितना था? 150। ये कॉस्ट भी होगी वेरिएबल ओवरहेड, वन 1992 मल्टीप्लाई बाय 120। उसके बाद हमारे पास कॉस्ट है जनाब सेटअप कॉस्ट, वर्किंग नंबर 2 पेपर में ऐसा करेंगे तो आईके खुश हो जाएगा अगर आप हेडिंग देके ये वर्किंग नंबर 2 किसकी है? सेटअप कॉस्ट। पहले बैच पे कितनी है जी? वो इधर आप सीख लें, 40,000। अगले बैच की कितनी होगी? ये होगी फर्स्ट बैच की। सेकंड बैच की 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 0 पॉइंट। पहले बैच की आ गई 40,000, दूसरे बैच कितनी आ गई? 38,000। थर्ड बैच की 38,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.95, 36,100। फोर्थ बैच की 36,100 मल्टीप्लाइड बाय 0.95, 34,295। फिफ्थ और ऑनवर्ड, पांचवा, जो पांचवें की कॉस्ट है अगले सब की वही कॉस्ट है, क्योंकि पांचवें तक कम हो रही है, पांचवें में भी कम होगी, लेकिन जो पांचवें की कॉस्ट आएगी वो आने वाले सारे बैचेस की वही होगी, क्योंकि पांचवें तक कम हो रही है। आप चाहे तो पांचवें की कॉस्ट भी इसमें ऐड कर ले और अगले 15 अलग ले ले, या 4 तक तो और थे, पांचवा और आगे सारे एक जैसे। तो पांचवें की कॉस्ट कितनी आएगी भला? 34,295 मल्टीप्लाइड बाय 0 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय 16। ये मैंने 16 से मल्टीप्लाई क्यों किया भला? पांचवें और अगले 15 सब की कॉस्ट एक ही है, पांचवें तक कम हो रही है ना, पांचवें के बाद तो फिक्स हो गई, फिर छठे की भी वही आएगी, सातवें की भी वही आएगी, आठवें की भी वही आएगी। 521284, इन सबको प्लस कर दें, आपके पास सेटअप कॉस्ट आ जाएगी। 669679। ये क्या किया? 40,000 पहले बैच की कॉस्ट थी, जब तक कम होती रही कम करते गया, जब तक कम होना बंद होगी एज इट इज रिमेनिंग बैचेस से मल्टीप्लाई कर दी।
वर्किंग नंबर 2 भी आ गई हमारे पास। अच्छा मुझे ये बता भी दे, मटेरियल की कॉस्ट किसने लिखी है? 2700,000। लेबर की कॉस्ट 882399 और सेटअप कॉस्ट कितनी आई है? 266 266 है जी? 669679। उसके बाद आ गई डेप्रिसिएशन ऑफ द फॉर दिस प्रोजेक्ट 45,000। डेप्रिसिएशन 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 20, क्योंकि 45,000 तो एक बैच की डेप्रिसिएशन है, हमें चाहिए 20 सालों की, 20 बैच 900,000। खत्म होगी जनाब सवाल आपका। इसका टोटल कर लें या आपके पास कॉस्ट आई है 9667519। सब लोग ये देख लें जरा। अच्छा हमने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फाइंड करनी है, तो इसके अंदर मार्जिन ऐड कर दें। कोई सेल प्राइस फाइंड करनी है और डायरेक्ट सीपीएस लगा दो या मार्जिन ऐड कर दो। तो आई कैप जैसे करता है वैसे अगर हम करेंगे तो ऐड मार्जिन। मार्जिन है जनाब आपके पास 30% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, 30% ऑफ। तो बताएं सेल कितनी होगी 100, कॉस्ट कितनी होगी 70 और प्रॉफिट कितना होगा 30। तो मैं क्या करूं 9667519 को किस पे डिवाइड करूं 70 पे। 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आएगी, लेकिन मैंने तो मार्जिन लिखा है 414322 मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ गई। दोनों को प्लस कर दें 138 अब मैं इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच भी बताता हूं। ये जो आपको प्रोजेक्ट मिला है ना, अब ये जो 138 आप ऑफर कर रहे हो, कम से कम उस बंदे को कह भाई आपका मैं 20 बैच ना, या जो आप मुझे ऑर्डर दे रहे हो मैं इतने में ऑर्डर तैयार करके दूंगा, ये उसकी बिड प्राइस है, ये हम उसे ऑफर करवाएंगे। बहुत सारे लोग जब कॉन्ट्रैक्ट बिड, आपने ये बिड का लफ्ज़ तो सुना ही होगा कि सपोज दैट आपने कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो मुख्तलिफ लोग आकर उस पर अपनी बिड दे के जाते हैं। तो वो जो बिड देने से पहले ये वर्किंग करके आते हैं कि हमारा इतना मटेरियल लग जाएगा, इतनी लेबर लग जाएगी, इतने ओवरहेड लग जाएंगे, तो कम से कम हम ये रेट दें तो हमें फायदे में है। तो कोई और इससे कम रेट देगा तो कॉन्ट्रैक्ट उसका हो जाएगा। तो हम ये बड़े सोच समझ के, ज्यादा कम बिड देंगे तो नुकसान हो जाएगा और अगर ज्यादा बिड देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है बिड प्राइस को सिलेक्ट करना या उसको फाइंड करना। क्या मैंने क्या बताया? देखिए ना आप, ये एक कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला कि भाई मुझे इतनी मशीनें बना के दो, आप किस रेट में बना कर दोगे? तो सबसे पहले आप ये कैलकुलेशन करोगे। आपने कहा जी अच्छा जी मैं इतना उसको रेट दूं तो मुझे 30% प्रॉफिट आएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने इसको कैजुअली बना लिया कि खैर है कुछ नहीं होता, तो अगर आपने कहीं ज्यादा रेट दे दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और के पास चला जाएगा, और कम रेट दे दिया प्रॉफिट कम या नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए ये जो काम होता है ये बड़ा सोच समझ के काम करने वाला होता है। ठीक है, अच्छा अब जो आपने घर से सवाल करने हैं वो भी देख लें। चलो एक 3 वाला दोबारा, पहले 1 2 3 कर लेना, पहला दूसरा और तीसरा। वैसे कल छुट्टी भी है, हाँ पहले तीनों ही आसान है, और अगर आपको अच्छा लगे तो अगले 3 भी कर जाना। टोटल 6 है ना, 5 है टोटली, और नहीं एक एग्जांपल भी गिवन है
और आज आपका टेस्ट भी है सीवीपी का, और मंडे को तो शायद सीवीपी का टेस्ट डिस्कस हो, ये भी पॉसिबल है। लेकिन ये है कि ये पहले 3 क्वेश्चन करके आना।